चैंपियंस कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल सिविका बाय छवि। जैसा हम सबको पता है कि हमारा एग्ज़ाम पास आने वाला है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम अब स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ें। जो टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स इम्पॉर्टेंट हैं अकॉर्डिंग टू हमारे PYQs, हम उनको पहले सबसे पहले उन पे फोकस करें। इसलिए मैं आज आप लोगों के लिए ये वीडियो लाई हूँ जहाँ हम डिस्कस करेंगे कि हाउ शुड वी प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम, what topics or subjects are important, and what is the right way of doing revision. तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब अगर हम सिलेबस देखें तो उसमें हमें दिखेगा कि जो पहले 4 सब्जेक्ट्स हैं वो हैं पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थॉट, IPT दैट इज इंडियन पॉलिटिकल थॉट एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। अब इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि इन्हें पढ़ने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि इसमें ट्रस्ट मी स्ट्रैटेजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली जो स्ट्रैटेजी हमें करनी है कि हमें थिंकर्स के जो भी इन चारों में जितने भी थिंकर्स हैं उसमें उनकी जितनी भी बुक्स हैं, और IPT में स्पेशली जो बुक्स, वीकलीज, न्यूज़पेपर्स और पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह जो उन लोगों ने बनाई है, वो सब कुछ हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लर्न करना है। और सेकेंडली हमें ये देखना है कि कौन सा थिंकर कौन सी आइडियोलॉजी को बिलोंग करता है। ये पहले 2 स्टेप से ही हमारा जो कवरेज है इस सिलेबस का, वो 60% पूरा हो जाएगा, क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया है। अब यहाँ से कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस कम आते हैं और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो हम 60% सिलेबस कवर कर लेंगे। फिर थर्ड आता है हमारा इन लोगों की सेइंग्स, इन लोगों ने क्या बोला है किसी भी चीज़ के बारे में, और इनके कंसेप्ट। आपको मोटे मोटे कंसेप्ट वो बिल्कुल पता होने चाहिए। जैसे कि जो JS मिल है, उन्होंने हार्म प्रिंसिपल दिया। ऐसे ही सीधा-सीधा पूछ लिया जाता है कि हार्म प्रिंसिपल किसने दिया? मैंने यहाँ पे आपको एग्ज़ाम्पल की तरह बता दिया है, एज़ एन एग्ज़ाम्पल, कि जैसे मैंने JS में लिखा है, फिर उसके पास उनकी बुक लिखी है और फिर उनके पास उनके कंसेप्ट लिखे हैं। तो इसी तरीके से आपको भी एक नोटबुक बनानी है, जहाँ पे आप इसी तरीके से अपनी नोटबुक में सारे राइटर्स, थिंकर्स जो भी हैं, उनकी बुक्स और कंसेप्ट्स के बारे में लिखोगे और उनको आपको डेली रिवाइज़ करना है। अब आ जाते हैं हम हमारे सिलेबस पे कि हमारे इस सिलेबस में इन चारों सब्जेक्ट्स में क्या-क्या इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आ जाता है, अगर हम पॉलिटिकल थ्योरी की बात करें, लिबरलिज़्म। लिबरलिज़्म बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें हर टाइप लिबरलिज़्म के मॉडर्न लिबरलिज़्म हो गया आपका, क्लासिकल लिबरलिज़्म हो गया, लिबर्टेरियनिज़्म हो गया, नियो लिबरलिज़्म हो गया। ये हर तरीके से इम्पोर्टेंट है और इनके अंदर जितने भी थिंकर्स हैं, देखो जब आप आईपीटी नॉट आईपीटी, जब आप पॉलिटिकल थॉट पढ़ते हो तो उसमें आप अलग-अलग थिंकर्स पढ़ते हो, जैसे कि जॉन लॉक हो गए या हॉब्स वगैरह हो गए। लेकिन जब आप लिबरलिज़्म पढ़ते हो तो लिबरलिज़्म के अंदर जितने भी थिंकर्स आते हैं, आपको वो सब कवर करने होते हैं। और अगर उनके कांसेप्ट्स नहीं तो एटलीस्ट आपको उनकी बुक्स एंड ऑल कवर करनी होती है। इतना आपको पता होना चाहिए कि लिबरलिज़्म में कौन से थिंकर्स आते हैं, उनकी क्या बुक्स हैं, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आ जाता है कंज़र्वेटिज़्म। अब देखो कंज़र्वेटिज़्म, सोशलिज़्म, ये जो दोनों ही टॉपिक्स हैं ना, यहाँ से बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन्स आते हैं, ठीक है? मतलब आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि कंज़र्वेटिव्स होते क्या हैं। हम सबको पता है कि कंज़र्वेटिव वो लोग होते हैं जो स्टेट को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, जो ऑलरेडी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश्ड है, उसको ही प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। नया कुछ मॉडर्न ट्राई नहीं करना चाहते हैं वो, है ना? तो ये एक बेसिक सी चीज़ आपको कंज़र्वेटिव्स के बारे में पता होना चाहिए। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितने टाइप के कंजर्वेटिज्म होते हैं, अथॉरिटेरियन होते हैं, ट्रेडिशनल, पैटर्नलिस्टिक, लिबरल कंजर्वेटिव, न्यू राइट थ्योरी जो होती है, और नियो कंजर्वेटिज्म, ये सब पता होना चाहिए। और इनके जितने भी थिंकर्स हैं, जैसे कि जोसेफ द मैस्ट्रे हो गए, एडमिन बर्ग हो गए, माइकल ऑक्सशॉट, फ्रेडरिच वॉन हयाक, हयाक इसमें नहीं आएंगे, हयाक को हम लिबर्टेरियनिज्म में काउंट करते हैं। वो इसलिए कंजर्वेटिव उनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो लिबरलिज्म को मेंटेन करके रखना चाहते हैं, इसलिए उनको कंजर्वेटिव बोला जाता है। ठीक है? आयरविंग क्रिस्टॉल, ये सारे थिंकर्स और इनकी बुक्स आपको पता होनी चाहिए। इसी तरीके से जो सोशलिज्म है आपका, वो इतना नहीं पूछा जाता जितना मार्क्सिज्म पूछा जाता है। सोशलिज्म और कंजर्वेटिज्म दोनों ही यहाँ पे बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि हमें लिबरलिज्म से हमेशा एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। लेकिन कंजर्वेटिज्म और सोशलिज्म तो ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से कभी-कभी क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इन्हें पढ़ना नहीं है। जब आप इन्हें पढ़ो तो हमें रिवॉल्यूशनरी सोशलिज्म, इवोल्यूशनरी सोशलिज्म, अर्ली सोशलिस्ट जो हो गए जैसे कि रॉबर्ट ओवन हो गए, चार्ल्स फोरियर हो गए, सेंट साइमन हो गए, प्रूडॉन हो गए, ये सब लोग हमें पढ़ने, सारे थिंकर्स पढ़ने हैं। फिर इसके अलावा जो हमारे लेटर सोशलिस्ट थे उनके बारे में भी पढ़ना है, और जो अलग-अलग स्कूल्स हैं यहाँ पे सोशलिज्म के, फेबिनिज्म और सिंडिकलिज्म, रिविजनिज्म, गिल्ड सोशलिज्म, इन सब के बारे में भी हमको पूरी तरह से पढ़ना है। फिर अगर हम बात करें मार्क्सिज्म की, तो मार्क्सिज्म ऑलरेडी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मार्क्सिज्म आपका सिर्फ आपका पॉलिटिकल थ्योरी में नहीं है, बट इंटरनेशनल रिलेशंस में भी है, और साथ ही में मार्क्स और एंटोनियो ग्राम्सी हमें आपके वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट या फिर पॉलिटिकल थॉट में भी देखने के लिए मिलते हैं।
तो मार्क्सिज्म तो अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे मार्क्स की बुक्स और मार्क्स की बुक्स में क्या-क्या कंसेप्ट दिए हुए हैं, वो उसकी क्रोनोलॉजी याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्क्स की थ्योरीज़ को ढंग से पढ़ना, सरप्लस वैल्यूज़ वगैरह की या एलिनिएशन की, उन थ्योरीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आता है फेमिनिज्म, जो कि नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर साल बुक्स की क्रोनोलॉजी से मैच द फॉलोइंग में हो वो चाहे, या फिर वो डायरेक्ट क्वेश्चन हो, वहाँ यहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। फेमिनिज्म से हमेशा एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। स्पेशली कुछ थिंकर्स जिनकी बुक्स हमेशा आती हैं, जैसे कि केट मिलेट हो गई, साइमन द बेवियर हो गई, जुडिथ बटलर हो गए। इन सब को आपको इन सब की जो बुक्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। और रही इन सब की बात की लिबरल फेमिनिज्म, सोशलिस्ट फेमिनिज्म, तो जब आप लिबरलिज्म, सोशलिज्म वगैरह पढ़ लोगे, तो अपने आप पता लग जाता है कि लिबरल फेमिनिज्म ऑब्वियसली वो होंगी जो कि एजुकेशन को सपोर्ट करती होंगी, राइट टू वोट को सपोर्ट करती होंगी। सोशलिस्ट फेमिनिस्ट वो होंगी जो बताती होंगी कि किस तरीके से प्रॉपर्टी की वजह से जो है ये एक जेंडर बायस्ड आ गया है। और जो रेडिकल फेमिनिस्ट होंगी वो होंगी जो कि अपनी बॉडी के ऊपर अपनी राइट को पोजेस करने की बात करती होंगी। तो फेमिनिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और स्पेशली यहाँ से बुक्स, इन ऑथर्स की बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर आता है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो है मल्टीकल्चरलिज्म। मल्टीकल्चरलिज्म के जितने भी थिंकर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आजकल मल्टीकल्चरलिज्म काफ़ी पूछा भी जा रहा है। इसमें जो थिंकर्स है, जैसे कि विल कमाइल का हो गए, चार्ल्स टेलर हो गए, बिखू पारेख बहुत इंपॉर्टेंट है इनके। बिखू पारेख आपको ज़रूर पढ़ने हैं, क्योंकि इनके ना पूरे पूरे कंसेप्ट के क्वेश्चंस आ जाते हैं। और आपके ईसाई ईसिया बर्लिन हो गए, स्टुअर्ट हॉल हो गए, जेम्स ट्यूली हो गए, ये सारे थिंकर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको इन थिंकर्स को पढ़ना है। फिर अगर हम इकोलॉजिज्म की बात करें, तो इकोलॉजिज्म में भी थिंकर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है? थिंकर्स जैसे कि आर्नेनेस और रेचल कार्सन और इनकी बुक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन जब भी आता है तो वो सिर्फ इन्हीं थिंकर्स में से क्वेश्चन आता है। ओके। फिर हमारे लिबर्टी, जस्टिस, इक्वालिटी, राइट्स, ये तो इम्पोर्टेंट हैं ही, और इसमें भी कुछ आपको स्पेसिफिक थिंकर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। कुछ लिबर्टी के थिंकर्स आपको पता होने चाहिए, कुछ आपको क्या बोलते हैं, इक्वालिटी के थिंकर्स पता होने चाहिए, जैसे अरिस्टोने आपको पता होने चाहिए, बेंथम आपको पता होने चाहिए, माइकल वॉल्जर के बारे में आपको पता होना चाहिए। जस्टिस में भी आपको जस्टिस के कंसेप्ट, जैसे कि यूटिलिटेरियन थ्योरी ऑफ जस्टिस जो हो गया हमारा, डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ जस्टिस हो गया, फिर एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस जो रॉबर्ट नोजियाक ने दी थी, फिर ग्लोबल जस्टिस का कंसेप्ट, फेमिनिस्ट का क्या पर्सपेक्टिव है जस्टिस पे, वो आपको पता होना चाहिए। राइट्स में आपको थ्री जनरेशन ऑफ राइट्स पता होने चाहिए, और साथ ही में आपका ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स कब आया, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो इसमें और सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक रह जाता है, वो है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी से हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। आपको डेमोक्रेसी अच्छे से करना है, जो भी आपका रेफरेंडम, प्लेबिसाइड, जो भी मीन्स होते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये जो हो गई, ये सब आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और अगर मैं पूरी तरह से पॉलिटिकल थ्योरी की बात करूँ, तो यहाँ से पिछली बार सिर्फ 3 क्वेश्चन्स आए थे। तो इसलिए आपको इसी हिसाब से करना है कि जैसे मैंने आपको बताया कि थिंकर्स, उनके बुक्स लर्न कर लीजिए। उनकी बुक्स वगैरह लर्न करने के बाद आप उनके बस कंसेप्ट्स, जो मोटा-मोटा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि किसका कौन-सा कंसेप्ट है। और जो इम्पोर्टेंट थिंकर्स हैं, जैसे कि हमारा जो लिबरलिज़्म है, उसके थिंकर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और अगर हम मेन टॉपिक्स की बात करें, तो यहाँ पे हमारा लिबरलिज़्म हो गया, मार्क्सिज़्म हो गया, मल्टीकल्चरलिज़्म हो गया, फेमिनिज़्म हो गया, और इसके अलावा हमारा डेमोक्रेसी हो गया। ये जो वो टॉपिक्स हैं जो हर बार आते ही आते हैं। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल थॉट की। देखो, जो पॉलिटिकल थॉट के थिंकर्स हैं, उनको हम 2 तरह से डिवाइड करेंगे। एक वो थिंकर्स जिनकी बुक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनके कंसेप्ट से, और वो थिंकर जिनके कंसेप्ट और बुक्स दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। देखो, बुक्स हमें सबकी करनी है, लेकिन कुछ थिंकर्स ऐसे हैं जिनके कंसेप्ट ज़्यादा पूछे जाते हैं, बुक्स फिर भी थोड़ी कम पूछी जाती हैं, और कुछ थिंकर्स ऐसे हैं जिनकी बुक्स ज़्यादा पूछी जाती है। अगर हम बात करें जिन थिंकर्स की बुक ज़्यादा पूछी जाती है, तो वो हैं कॉन्फ्यूशियस, हैना आरेंट, फ्रांस फैनन, मेरी वोल्स्टोनक्राफ्ट और हीगल। आजकल हैना आरेंट से थ्योरी भी आने लगी है, तो आपको इनकी थ्योरी पे भी ध्यान देना है। फिर अगर हम बात करें कंसेप्ट्स की और बुक्स वाले ऑथर्स की, जिनके कंसेप्ट्स और बुक्स दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, तो वो आ जाते हैं हमारे प्लेटो। प्लेटो की जितनी भी थ्योरीज हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरी ऑफ आइडियाज इन फॉर्म, थ्योरी ऑफ जस्टिस, आइडियल स्टेट, एजुकेशन, ये सब इंपॉर्टेंट है। एरिस्टोटल हमें पता ही है, उनकी थ्योरी ऑफ स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजनशिप, स्लेवरी, जस्टिस एंड इक्वालिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा रूसो का जो जनरल विल है, पॉपुलर सॉवरेनिटी है, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
लॉक के और हॉब्स के सोशल कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉक का तो नेचुरल राइट्स थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी। फिर अगर हम बात कर लें जेएस मिल की, तो जेएस मिल का हार्म प्रिंसिपल, उनका लिबर्टी के ऊपर क्या व्यूज़ थे, और साथ ही में जो उनका जेएस मिल एज़ अ फेमिनिस्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की वो बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही में जो हमारे कार्ल मार्क्स हैं, उनके कांसेप्ट्स इंपॉर्टेंट है, और उनकी बुक्स उनके कांसेप्ट से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुक्स में कौन-कौन से कांसेप्ट हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो हम इनको बुक्स वाले स्फेयर में रखेंगे, और प्लस थोड़ा-सा कांसेप्ट भी इनके इम्पोर्टेंट हैं ही। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो जॉन रॉल्स में जो भी आपकी थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो वेल ऑफ इग्नोरेंस है वो वाली जो कांसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर अगर हम माओ ज़ेडोंग की बात करें तो यहाँ पे परमानेंट रिवॉल्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट है। और साथ ही में आपका वो जो एंटागोनिस्टिक और नॉन एंटागोनिस्टिक कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, पीपल्स वॉर, न्यू डेमोक्रेसी का जो इनका कांसेप्ट है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको इन थिंकर्स को इसी तरीके से करना है। कुछ को आपके जो मैंने आपको बताया है कि जिनकी बुक्स इंपॉर्टेंट है, उनकी बुक्स बहुत पक्के तरीके से करनी है। उनकी थ्योरी पढ़नी है, पर आपको पता होना चाहिए, आप उनकी थ्योरी को बहुत डीप में नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। लेकिन जो थिंकर्स मैंने आपको बोला है कि कांसेप्ट आते हैं वहाँ से, तो वहाँ से आपको उनको डीप में पढ़ना है, क्योंकि वहाँ से कुछ भी कांसेप्ट आ जाता है। ओके? और अब अगर हम बात करें इंडियन पॉलिटिकल थॉट की, तो उसमें जो एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हम सबको पता है कौटिल्य और कबीर। ये 2 थिंकर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कौटिल्य के आपको जितने भी कांसेप्ट्स हैं वो सब करने हैं, और जो कबीर हैं उनकी सारी बुक्स करनी है। वहाँ से कांसेप्ट्स कम पूछे जाते हैं, बट उनकी बुक्स ज़्यादा पूछी जाती हैं। और अगर हम बाकी के थिंकर्स की बात करें, यानी कि मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स की बात करें, तो उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, उनकी जितनी भी बुक्स हैं, वीकलीज़ हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, या जो भी सोशल मूवमेंट्स, सोसाइटीज़ उन लोगों ने बनाई हैं, वो सारे आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लर्न करने हैं। और ऊपर से आपको उसमें ये भी लर्न करना है कि कौन से थिंकर पहले आए, ठीक है? क्रोनोलॉजी वाइज़, जैसे कि विवेकानंद पहले आए या फिर औरोबिंदो पहले आए, ये सारे आपको ऐसे क्रोनोलॉजी वाइज़ जो है लर्न करने हैं। ये लर्न कर लोगे तो आपका 80% जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा, क्योंकि आजकल का जो पैटर्न हो गया है, रीसेंट पैटर्न जो है वो इसी तरह से हो गया है कि सारे फैक्ट्स ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा जब आप ये लर्न कर लोगे उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट्स इनके पढ़ने हैं। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ने, आपको इनके कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इनकी बुक्स, वीकलीज़, इन सब पे ज़्यादा फोकस करना है, उनको रोज़ रिवाइज़ करना है, उनको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। फिर अगर हम कंपैरेटिव पॉलिटिकल थॉट की बात करें, तो इसमें सबसे पहले आपकी जितनी भी अप्रोचेज़ हैं, चाहे वो सिस्टम थ्योरी हो, जनरल सिस्टम थ्योरी हो, ये याद रखना, जनरल सिस्टम थ्योरी और आपका स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, ये आपके गिवन नहीं है सिलेबस में, पर फिर भी ये पूछा जा रहा है। और अगर मैं इन तीनों को 2 मिनट के अंदर समझाऊँ, तो जो सिस्टम थ्योरी है, वो ये बताती है कि किस तरीके से सिस्टम वर्क करता है, ठीक है? कि एक इनपुट, क्या बोलते हैं, एक पूरा बॉक्स टाइप होता है, वो बताता है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है वो एनवायरनमेंट से काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होता है, जो भी उसके आसपास का एनवायरनमेंट होता है। और जो लोग हैं वो डिमांड करते हैं, वो डिमांड को जो सिस्टम है उसको इनपुट की तरह लेता है, और उस डिमांड को रियलाइज़ करने के लिए जो सिस्टम है वो आउटपुट देता है, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो पॉलिसी बनाती है, और जब वो पॉलिसी बना लेती है, डेविड ईस्टन ने मॉडल दिया था, जब वो पॉलिसी बना लेती है तो एक फीडबैक होता है। लोग फिर फीडबैक देते हैं कि उनके ऊपर ये पॉलिसी कैसी रही, कैसी नहीं रही, और यही सिस्टम रिपीट होता रहता है। तो ये सिस्टम थ्योरी है। फिर जनरल सिस्टम थ्योरी हमसे क्या कहती है? जनरल सिस्टम थ्योरी हमसे ये कहती है कि जितने भी सिस्टम हैं, उनके सब सिस्टम होते हैं, और सब आपस में एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। फिर स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी क्या कहती है? ये भी सिस्टम के बारे में हमें बताती है। जो जनरल सिस्टम थ्योरी होती है उसको फर्दर एक्सपैंड करती है। ये कहती है कि सिस्टम के सब सिस्टम्स होते हैं, और वो जो सब सिस्टम होते हैं वो भी सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जो कि एक सिस्टम परफॉर्म करता है। हर सिस्टम का और हर सब सिस्टम के जो फंक्शंस होते हैं वो सेम होते हैं, बस कुछ कुछ जगह पे वो थोड़े ज़्यादा क्या बोलते हैं, इंटेंस होते हैं, और कुछ जगह पे वो थोड़े कम इंटेंस होते हैं। कोई एक फंक्शन ज़्यादा इंटेंस होगा तो कोई एक फंक्शन कम इंटेंस होगा, बस इतनी वैरायटी होती है। बाकी जो हर सिस्टम है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है, और उसका जो फंक्शन होता है वो सेम होता है। फिर इसके बाद हमारी जो इंपॉर्टेंट अप्रोचेज़ आ जाती हैं, वो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच हो गई, पॉलिटिकल कल्चरल अप्रोच हो गई, न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच हो गई, बिहेवियरल और पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच हो गई। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आता है, मैं इसमें आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ, आपको करना सब है, लेकिन जब जिनसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है मैं आपको वो बता रही हूँ इसमें। फिर आती है हमारी स्टेट थ्योरी। स्टेट थ्योरी में सबसे ज़्यादा वेलफेयर स्टेट के बारे में पूछा जाता है। फिर उसके बाद आता है हमारे पॉलिटिकल रेजीम्स,
रजीम्स के बारे में पूछ लिया जाता है। और फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जो कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है ना, यहाँ से बेसिक सवाल नहीं आते हैं, रिटन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं पूछा जाता। बट जितनी भी मेजर पावर्स हैं, चाहे वो यूके हो, यूएसए हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, स्वीडन हो, इंडिया हो, इनकी जितनी भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इनका जैसा है ना, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये सब कुछ कैसे काम करता है इन कंट्रीज में, इंक्लूडिंग रशिया, जापान, चाइना, इन सब कंट्रीज में कैसे काम करता है, उसके बारे में पूछा जाता है। कॉन्स्टिट्यूट मतलब ये देखो, ये आपको सिलेबस में गिवन नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो यहाँ से जो कंट्रीज हैं, ये मेजर कंट्रीज हैं, उनके बारे में पूछा जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है डेमोक्रेटाइजेशन। यहाँ पे जो सैमुअल पी हंटिंगटन है, उनकी जो डेमोक्रेटिक वेव्स है, फर्स्ट वेव ऑफ डेमोक्रेसी एंड सेकंड वेव एंड थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी। उसके अलावा थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट पूछ ली जाती है, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी पूछी जाती है, वॉल्ट रोस्टो की 5 स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पूछा जाता है, मॉडर्नाइजेशन पे सैमुअल पी हंटिंगटन का क्या आइडिया था वो पूछा जाता है, ल्यूसन पाई के आइडिया जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट को लेकर है वो पूछा जाता है, डिपेंडेंसी थ्योरी, थ्योरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट, सेंट्रल और क्या बोलते हैं आपके जो एजी फ्रैंक की थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट है, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट है, वो पूछी जाती है। इमानुअल वॉलस्ट्रीन की जो आपकी वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है वो पूछी जाती है। फिर इसके अलावा अलीट थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अलीट थ्योरी से तो हमेशा एक क्वेश्चन आता ही आता है। फिर अगर हम देखें तो एक्टर और प्रोसेसेस में से आपका इलेक्टोरल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम में डुवर्जर लॉ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सरटोरीज का पॉलिटिकल सिस्टम थ्योरी, लिप्सिट का, रॉन्गसन की इनकी क्लासिफिकेशन, यानी कि जो मेजर ऑथर्स हैं इनकी जितनी भी क्लासिफिकेशन है, जो भी इन्होंने कंसेप्ट दिए हैं उनका मोटा मोटा कंसेप्ट पूछा जाता है, और साथ ही में इन ऑथर्स की जितनी भी बुक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं यहाँ पे। और अब आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है उसमें सोशल मूवमेंट्स करके भी एक टॉपिक है, वहां से ओल्ड सोशल मूवमेंट्स, न्यू सोशल मूवमेंट्स, उनमें डिफरेंस पूछ लिया जाता है। और क्योंकि इस टाइम पे सोशल मूवमेंट बहुत ज्यादा चल रहे हैं, स्पेशली ऐसे सोशल मूवमेंट्स जो कि यूथ लेड है और जो डेमोक्रेसी को बचाने के लिए हैं, तो जरूरी नहीं है कि जो अभी नेपाल में मूवमेंट्स हुए या और कहीं पे तुर्की वगैरह में मूवमेंट्स हुए उनके बारे में पूछा जाए, जो रीसेंट वाले हैं, लेकिन उनके बारे में पूछा जा सकता है जो इससे पहले आ चुके हैं, जो इससे पहले जो कलर रेवोल्यूशन हुए थे ना, क्योंकि इनमें और कलर रेवोल्यूशन में जो ट्यूलिप रेवोल्यूशन हो गया, ऑरेंज रेवोल्यूशन हो गया, इन सब में एक चीज कॉमन थी, और वो कॉमन चीज क्या थी कि ये सब डेमोक्रेसी के लिए किए गए थे और यूथ लेड थे। ठीक है, तो ये वाले जो मूवमेंट्स हैं आपके वो इस बार आ सकते हैं, काफी टाइम से आ भी रहे थे पर पिछले 1-2 साल से वो बंद हो गए थे, लेकिन वो अब वापस आ सकते हैं बिकॉज करंट सिनारियो ऐसा चल रहा है। ओके, तो इस तरीके से आपको जो है अपना ये कंपैरेटिव पॉलिटिकल थॉट करना है। अब अगर हम आईआर और आईएफपी की बात करें, तो यहाँ से जो क्वेश्चंस की क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पिछली बार ही यहाँ से 22 क्वेश्चंस आए थे, 22 क्वेश्चंस इन आईआर आईएफपी को मिलाकर आए थे। उसके अलावा 25 क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूशन से आए थे। तो इन दोनों सब्जेक्ट्स को बहुत ढंग से करना और सही स्ट्रैटेजी के साथ करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे इस सब्जेक्ट में से अगर हम आईआर की बात करें, तो यहाँ से पहले जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी अब वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले करंट का कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाता था, सब कुछ जो पॉलिटिकल थ्योरी है उनमें से ज़्यादा पूछा जाता था। लेकिन अब जो करंट में सिनेरियोज़ चल रहे हैं, उनसे रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं। जो एक लास्ट में टॉपिक है ना हमारा करंट वाला, कि करंट में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उससे रिलेटेड काफ़ी कुछ पूछा जाता है। जैसे कि टेररिज़्म अटैक्स की क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, जो भी वॉर इवेंट्स हुए हैं, चाहे वो वर्ल्ड वॉर 1 के हों, वर्ल्ड वॉर 2 के हों, कोल्ड वॉर के हों, वो पूछे जाते हैं। यूएन के ट्रीटीज़ और कन्वेंशंस पूछे जाते हैं। पहले यूएन की थ्योरी पूछी जाती थी, अब यूएन के ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस पूछे जाते हैं। और इसके अलावा जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल्स हैं उनकी क्रोनोलॉजी पूछी जाती है। यूएन के पीस कीपिंग मिशंस पूछे जाते हैं, उनकी क्रोनोलॉजी पूछी जाती है। रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो पूछी जाती हैं, उनके स्टैब्लिशमेंट ईयर्स पूछे जाते हैं। और जो सार्क जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके पूछे जाते हैं, उनके डायरेक्टर जनरल्स या फिर जो उनकी मीटिंग हुई है उनके हेड कौन थे, उनकी मीटिंग्स को क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आता है। इसके अलावा आपके जो क्या बोलते हैं, ये पावर की जो थ्योरीज, नई वाली थ्योरीज हैं वो पूछी जाती हैं। आपकी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के बारे में पूछा जाता है। अगर मैं थ्योरी में बात करूँ तो रियलिज्म, लिबरलिज्म, ये सब कुछ कम पूछा जाता है, बल्कि जो अब नई थ्योरीज हैं जैसे कि पावर की थ्योरी हो गई वो पूछी जाती है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की थ्योरी हो गई वो पूछी जाती है। और अगर हम बात करें डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, डब्ल्यूएचओ की, तो इनके डायरेक्टर जनरल्स की क्रोनोलॉजी को पूछा जाता है। और साथ ही में
जो आपका अगर हम आईएफपी की बात करें, इंडियन फॉरेन पॉलिसी की, तो यहाँ पे करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो हमारे पीएम हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो किन-किन लोगों से जाके मिल रहे हैं, और ये तक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन-सी डेट में गए हैं। पिछली बार ऐसे कई सारे क्वेश्चन्स थे, जैसे एक क्वेश्चन था कि जो हमारे पीएम हैं, वो यूएस से कब गए थे, कौन से दिन गए थे? उसमें आपको बहुत कन्फ्यूज़िंग था वो, अगर आपको प्रॉपर डेट नहीं याद थी ना, तो उसमें सारे ऑप्शन फ़रवरी के थे, 2 ऑप्शन जनवरी के थे, 2 ऑप्शन फ़रवरी के थे। तो अगर आपको डेट नहीं याद है, तो आप उसको टिक नहीं कर पाओगे आंसर को। तो आपको ये डेट भी याद रखनी है कि जो पीएम मोदी हैं, वो कब किससे मिल रहे हैं। साथ ही में आपको जो यूएस का वो है प्रेज़िडेंट ट्रम्प, वो किससे कौन-सी कंट्री से मिल रहे हैं, उनकी भी आपको याद रखनी है कि वो पूरे उसमें, जैसे आप कब तक का देखोगे, आप देखोगे जुलाई से लेके और अभी दिसंबर तक की जो भी उनकी मीटिंग्स होंगी पीएम मोदी की और यूएस ट्रम्प की, इनकी जो मीटिंग्स होंगी आपको वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लर्न करनी है। और कोई इंपॉर्टेंट डील अगर हमने किसी कंट्री के साथ साइन करी है, जैसे हमने यूके के साथ डील साइन करी है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो आपसे पूछ लिया जाएगा, उसमें आपसे डील के बारे में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर किस दिन गए यूके में, वो सब आपसे पूछा जाएगा। एससीओ में किस दिन गए, उससे जो भी रिलेटेड जो तियानजिन डिक्लेरेशन है या फिर एससीओ के बारे में ही पूछा जाएगा। ये सब हो सकता है आपका। इसके अलावा जो हमारे रिलेशंस हैं, इंडिया पाकिस्तान के साथ, इंडिया चाइना के साथ जो भी हमारे एग्रीमेंट्स एंड ऑल हुए हैं, इंडिया यूएस के साथ, और जो भी मेजर पावर्स हैं, रशिया एंड ऑल, इनके साथ जो हमारे एग्रीमेंट्स हुए हैं, वो काफ़ी पूछे जाते हैं। और इसके अलावा जो न्यूक्लियर डिप्लोमेसी है इंडिया की, वो बहुत पूछी जाती है, और जो भी न्यूक्लियर ट्रीटीज़ साइन हुई हैं, देखो वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, कोल्ड वॉर के अलावा जो भी न्यूक्लियर ट्रीटी साइन हुई है, वो काफ़ी ज़्यादा आपकी पूछी जाती है। और इन सब के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट बुक है, जहाँ से जिसके बॉक्सेस बहुत पूछे जाते हैं, वो है ग्लोबल पॉलिटिक्स। मैंने आपको ग्लोबल पॉलिटिक्स में जो भी फैक्ट्स हैं, वो सब कवर करवाए हैं। तो आप जो मेरी इंटरनेशनल रिलेशंस की जो पूरी प्लेलिस्ट है, अगर आप उसमें देखोगे स्टार्टिंग में से लेके और अब तक भी, जो भी ग्लोबल पॉलिटिक्स में फैक्ट्स हैं, मैंने वो कवर करवाए हैं। आप उनको वहाँ पे जाके कवर कर सकते हो, अगर आपके पास बुक नहीं है तो। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ फैक्ट्स लर्न करने हैं, जितने फैक्ट्स आप लर्न कर सकते हैं, आपको उतने फैक्ट्स लर्न करने हैं। उनकी एक अलग से नोटबुक बनानी है, उन फैक्ट्स को रोज़ रिवाइज़ करना है। अच्छा, और एक और चीज़, यहाँ पे जो आपका अभी रिसेंटली इज़राइल और पैलेस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और साथ ही में यहाँ पे पीस टॉक्स हुई, ये सब कुछ हुआ। तो इसमें आपको क्या करना है कि जो इज़राइल और पैलेस्तीन की जो पुरानी वाली जितनी भी फैक्ट्स वाली वो चीज़ें रही हैं, जो भी इवेंट्स हुए हैं इज़राइल और पैलेस्तीन के बीच में, जो भी एग्रीमेंट्स एंड ऑल हुए हैं, वो सब कुछ आपको लर्न करना है। और उनको मैंने सीरीज़ वाइज़, डेट वाइज़, इवेंट पूरे डेट वाइज़ आपको मैंने कमेंट सेक्शन में दे दिए हैं। आप वहाँ से उसको कॉपी करके और उसको अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, और फिर आप उसको वो रोज़ रिवाइज़ करना है, क्योंकि वो आ सकता है। उसके पूरे-पूरे चांसेस हैं। हाल ही में इज़राइल और पैलेस्तीन का वो चल रहा है, तो वो नया कुछ नहीं पूछेंगे उसमें से, लेकिन पुराना जो भी एग्रीमेंट्स हो चुके हैं, वो पूछेंगे। ठीक है? इसके अलावा अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो यहाँ से पिछली बार 25 क्वेश्चन्स आए थे। 25 questions from Indian Constitution, or that too all chronology based. Most of them, 70 to 80% of them were chronology based. कंसेप्ट बेस्ड बहुत कम क्वेश्चंस थे। और क्रोनोलॉजी में भी कहाँ से, आपकी प्राइम मिनिस्टर की क्रोनोलॉजी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर की क्रोनोलॉजी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की क्रोनोलॉजी, इलेक्शन कमिश्नर की क्रोनोलॉजी, फाइनेंस कमिश्नर्स की क्रोनोलॉजी, आपकी क्या बोलते हैं, जो भी एससी के केसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो केसेस हैं, उनकी क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है, स्केड्यूल्स की क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है। और नया आया है, इन्होंने नया निकाला है, ये जो आपके 100 के 100 अमेंडमेंट्स हैं, इनकी कहीं से भी क्रोनोलॉजी दे देंगे। कोई 10th अमेंडमेंट दे देंगे, फिर आपको 15th अमेंडमेंट दे देंगे, फिर आपको 22nd अमेंडमेंट दे देंगे, और उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए दे देंगे। तो अब आप कोई भी अमेंडमेंट को स्किप नहीं कर सकते हो। आपको अमेंडमेंट रोज ही रिवाइज करने हैं। ठीक है? फिर नंबर ऑफ सीट्स ऑफ ईच स्टेट, कि हर स्टेट में कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं, वो आपको पार्लियामेंट का जो चैप्टर है ना लक्ष्मीकांत में, इसके लिए आपको इंडियन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत ही चलेगी। ठीक है? तो उसमें जो पार्लियामेंट का चैप्टर है, उसके पीछे दिया हुआ है ये, कि कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं हर स्टेट में, और कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं एससी और एसटी की हर स्टेट में। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यहाँ पे, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, इनसे कंसेप्ट पूछ लिए जाते हैं, प्रेसिडेंट से पूछा जाता है, कमीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी आपकी कमीशंस हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हो, स्टैट्यूटरी कमीशंस हो, ये पूछा जाता है। और स्पेसिफिकली ये भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी स्टैट्यूटरी है और कौन सी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है। तो उसको आपको इस तरह से भी करना है। गवर्नर का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है इनके लिए। और इस बार वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए हैं, तो आपको वाइस प्रेसिडेंट की क्रोनोलॉजी आ सकती है, या फिर आपको ये भी आ सकता है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरीके से होता है। वो भी इनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको वो भी इस तरीके से करना है। तो आपका जो आईआर है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये 2 ऐसे
मतलब IR, IFP और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये 3 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फिलहाल के पैटर्न के हिसाब से, और आपको इन्हीं के हिसाब से सारी चीज़ें करनी है। इनको एक जगह पे इनकी क्रोनोलॉजी वगैरह लिख के इनको रोज़ रिवाइज़ करना है, इनके फैक्ट्स को। अगर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो यहाँ से बुक्स बहुत आती हैं। बुक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे ऑथर्स जितनी भी थ्योरीज़ हैं, उनके ऑथर्स की, उनकी सबकी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप के कुछ थिंकर्स के कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे ही थिंकर्स के कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो नए थिंकर्स हैं, स्पेशली क्लासिकल थ्योरी के बाद वाले जो थिंकर्स हैं, वो अब ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं। जैसे कि जो मोटिवेशनल थ्योरी है, आपके सीआई बर्नार्ड हो गए, एमपी फोलेट हो गए, और क्लासिकल थ्योरिस्ट से अलग हटके जो थ्योरिस्ट हैं, ठीक है? और इसके अलावा आपके क्लासिकल थिंकर्स भी इंपॉर्टेंट है, उनकी थ्योरीज भी करनी है, लेकिन इन वाली थ्योरीज पे आपको ज़्यादा फोकस करना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। इस तरीके से आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करना है। इसके अलावा अगर हम पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया की बात करें, तो यहाँ पे हमें सोशल मूवमेंट्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस बार काफ़ी ज़्यादा सोशल मूवमेंट्स हुए हैं पूरे वर्ल्ड में। चाहे वो तुर्की में हो, नेपाल में हो, तो आपको सोशल मूवमेंट ज़रूर करने हैं। आपका ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में भी है टॉपिक। 5 ईयर प्लान्स यहाँ से काफ़ी आते हैं। सिविल सोसाइटी ग्रुप की क्रोनोलॉजी आती है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन किस-किस तरह से हुई, कौन-सी स्टेट पहले बनी, फिर कौन-सी बाद में बनी, वो आपसे काफ़ी पूछा जाता है। इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज़ की एस्टैब्लिशमेंट आपसे पूछी जाती है क्रोनोलॉजी ऑर्डर में। फिर थिंकर्स जैसे कि अतुल कोहली हो गए, रजनी कोठारी हो गए, इनके बारे में आपसे पूछा जाता है। अभी इनके थिंकर्स के बारे में इतना नहीं पूछा जा रहा है, अभी यहाँ से सिर्फ़ स्टेट रीऑर्गेनाइज़ेशन पूछा जा रहा है, और इस बार हो सकता है, मुझे लगता है पक्का-पक्का, कि सोशल मूवमेंट्स के बारे में ज़रूर पूछा जा सकता है। फिर अगर हम गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी की बात करें, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है, उसमें से देखो पिछली बार ना 3 स्कीम्स के वो थे, क्वेश्चन्स थे 3 स्कीम्स के। तो इस बार हो सकता है कि वो स्कीम्स के क्वेश्चन और ज़्यादा बढ़ जाएँ। तो आपकी 2000 से लेकर अब तक की जितनी भी स्कीम्स हैं, आपको वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लर्न करनी है। उनकी डिटेल नहीं पूछी जा रही है, सिर्फ़ उनकी क्रोनोलॉजी पूछी जा रही है। और अगर कोई ऐसी स्कीम है जो अभी भी 2000 के बाद भी चल रही है, लेकिन वो 2000 से पहले से आई है, तो आपको वो भी देखना है कि 2.0 कब आया है उस पर्टिकुलर स्कीम का, ये भी आपको देखना है। तो उसकी दोनों डेट्स आपको लर्न करनी है, क्योंकि वो ऐसे ही पूछा जा रहा है क्रोनोलॉजी में। इसके अलावा गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी से आपकी सीबीआई, सीवीसी, जो आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, लोकपाल, और ये आरटीआई एक्ट वगैरह हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड गवर्नेंस का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपकी जो रिकमेंडेशन है फर्स्ट एआरसी की और सेकंड एआरसी की, वो भी करनी है, और सोशल ऑडिट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये था आपका सिलेबस, किस तरीके से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे आपको वो बताया है। इसके अलावा आपको किस तरीके से पढ़ना है वो बताया है। अब सबसे बड़ी बात आ जाती है कि बच्चे रिवीजन में बहुत गलती करते हैं। रिवीजन हर कोई ढंग से नहीं करता है। देखो, रिवीजन ऐसे नहीं करते, रिवीजन कैसे किया जाता है, आप लोग क्या करते हो कि सारा बुक उठाते हो पूरी, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, और आप उनको दोबारा से रिवाइज करने लगते हो। ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपने जैसे मान लो एक टॉपिक लिया रियलिज्म, अब मैंने टॉपिक लिया रियलिज्म, मैं उसमें से सबसे पहले मैं कुछ नहीं खोल के देखूंगी, मैं एक कॉपी लूंगी, पेन लूंगी, और उसमें लिखूंगी कि मुझे रियलिज्म के बारे में क्या पता है। जैसे कि मुझे रियलिज्म के बारे में ये पता है कि वो स्टेट को मेन एक्टर मानते हैं। वो ये मानते हैं कि जो ह्यूमन नेचर है वो सेल्फिश है, इसलिए जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो सेल्फिश है, और इंटरनेशनल रिलेशंस में एनार्की है। ठीक है, अब मान लो मुझे ये नहीं पता कि ऑफेंसिव और डिफेंसिव रियलिज्म क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, मुझे ये पता लग जाएगा कि मेरी स्ट्रेंथ कहाँ पे है, और मुझे काम किस चीज़ पे करना है, और आपका रिवीजन हो भी जल्दी जाएगा, और आप एग्जाम में इस चीज़ को लेके एकदम श्योर होगे कि हाँ, ये टॉपिक तो मुझे आता है, और जो मुझे डाउट था टॉपिक में वो भी मैंने कर लिया। तो यहाँ से आपकी श्योरिटी बनती है। और जब आप ये एक टॉपिक कर लो, फिर उसके बाद उसके उसके आपको पीवाईक्यू करने हैं, या फिर आपको क्वेश्चंस करने हैं। आप चैट जीपीटी को बोलो कि मुझे इसमें से यूजीसी नेट लेवल के, जो पॉलिटिकल साइंस का यूजीसी नेट का पेपर है, उसके लेवल के आप मुझे क्वेश्चंस बना के दो। तो वो आपको चैट जीपीटी वैसे क्वेश्चन बना के दे देगा। फिर आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, और आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड हो जाएगा, और इसी तरीके से रिवीजन करते हैं। टॉपर्स सब इसी तरीके से रिवीजन करते हैं, आपको भी इसी तरीके से रिवीजन करना है अपना। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आप लोगों की कन्फ्यूजन थोड़ी सी दूर हुई होगी। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, अगर आप लोगों को कोई और भी हेल्प चाहिए हो तो। ओके गाइस, बाय बाय। And also, I wish you all a very best of luck for your exams, and I hope you all clear your exams. Keep going and keep preparing like this, and you will definitely pass the exam. Bye bye.